नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर से। आज फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन आगे क्या होगा, क्या और भी सस्ता सोना हो सकता है। आज तो कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन शाम के सत्र में ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या वापस से तेजी लौटेगी, इन्हीं मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। तरुण सत्संगी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है यूनिवेस्ट से। और साथ ही हमारे साथ नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं WAIJGF के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO सचिन जैन भी हैं, उनसे भी बातचीत होगी गोल्ड डिमांड को लेकर। लेकिन सबसे पहले सचिन जैन जी से ही बात करते हैं। सचिन जी, सबसे पहला मेरा सवाल होगा गोल्ड डिमांड को लेकर। जी, किस तरह से 2024 गोल्ड डिमांड की लिहाज से अगर देखें तो 2024 अब तक कैसा रहा है, आगे के लिए डिमांड के लिहाज से आपको ट्रेंड कैसा दिख रहा है, और 2025 कैसा रहने वाला है? 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए और भारतवर्ष के लिए और पूरे संसार के लिए। गोल्ड के प्रति अगर आप फोकस करें तो इस साल में हमारी करीब 39 हमने पीक्स देखी हैं जो गोल्ड में प्राइस में थ्रू द ईयर हमारे को मिली। और इसके कई रीजंस रहे। जो पहले क्वार्टर्स में थोड़ा सेंट्रल बैंक का बाइंग काफी ज्यादा था, उस वजह से हमने एक मोमेंटम देखा। और सेकेंड हाफ द ईयर में जो हम देख रहे हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स और आपका जो एक गोल्ड एज एन एसेट क्लास को लेके एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और पर्टिकुलरली ट्रिगर्ड बाय जो हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो इसको लेके काफी ये बढ़ोतरी है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड रेंज में भी चल रहा है काफी। इट्स बीन मतलब ये एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर था। और इस दौर में जो हमारा एक सोचना है कि जो डिमांड भारतवर्ष में इम्पैक्ट कर रही है वो ज्वेलरी पे कर रही है। और ऑल्दो जब ड्यूटी गिरी थी जुलाई एंड में, तो अगस्त हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा महीना रहा। लेकिन जब जैसे हमने पिछले 15 दिन में देखा है प्राइसेस 80,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उसमें एक हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा है, लेकिन ऐसा रुकावट नहीं देखी। जो हमने फीडबैक इमिडिएटली लिया है, जो ये हफ्ता गेटिंग जो आप समझे कि धनतेरस के प्रति जाता हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहता है और इसमें मूवमेंट है, कम है लेकिन मूवमेंट अच्छा है। तो हमारा सोचना है कि अगले 2 से 3 दिन में हमारे क्लैरिटी आ जाएगी कि धनतेरस कैसे निकलना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री की प्रेपरेशन, ज्वेलर्स की प्रेपरेशन काफी स्ट्रांग है। और जो एक बहुत ज्यादा हमने एक बढ़ोतरी देखी है वो इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारे को पिछले 2 क्वार्टर में देखने को मिली है, और ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। और जो आपने हमसे पूछा कि 2025 में क्या ट्रेंड आना चाहिए, आई थिंक सबसे एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि गोल्ड को एज अ फाइनेंशियल एसेट काफी महत्वपूर्ण तरह से देखा जाएगा, और बोथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में और बार एंड कॉइन में। तो ये एक एक कांस्टेंट रहना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट चेंज ओवरऑल गोल्ड में आएगा। चलिए, एक और सवाल मेरा होगा सेंट्रल बैंकों की बाइंग को लेकर, लेकिन क्योंकि सब आपसे यही जानना चाह रहे हूँ कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग तो पहले हाफ में काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन सेकेंड हाफ में किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? अभी रिसेंट के कुछ डेटा अगर आप शेयर करें कि किन सेंट्रल बैंकों की तरफ से गोल्ड की डिमांड दिख रही है। सर, ये हम आपको और समझिए 1 से 2 हफ्ते में पूरी डिटेल आपको दे पाएंगे पिछले पिछले तिमाही की। लेकिन हमने एक सर्वे किया था जून जुलाई में, जो हम सेंट्रल बैंक का सर्वे ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, जिसमें हमारे को करीब 29% सेंट्रल बैंकों ने फीडबैक दिया था कि वो अपनी कंटिन्यूड बाइंग रखेंगे। तो ये हमारे को एक सॉलिड एक फैक्ट मिला है। उसके अलावा जो हमने देखा है पिछले महीनों में, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बाइंग कंटिन्यूड रही है, और काफी अदर बैंक्स हैं, पोलैंड की बढ़ी है, और काफी अदर बैंक्स की एक रही है। लेकिन मैं अगर आपसे 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं आपको एग्जैक्ट दे पाऊंगा कि कौन सा बैंक कहाँ है। लेकिन जो जनरल सेंस है वो ये है कि विद इंक्रीज ये जो हमारा डी डॉलराइजेशन है और एक जियोपॉलिटिकल एक टेंशन है, उसको लेके सेंट्रल बैंक की परचेजिंग काफी स्ट्रांग रहेगी। सचिन जी, एक और सवाल है। जिस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है पूरी दुनिया में, इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ भी गए हैं, और हेज अगेंस्ट ये इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट हेजिंग के लिए भी गोल्ड का इस्तेमाल होता है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न हो, इन्फ्लेशन हो, या करेंसी के अगेंस्ट हम हेज करते हैं गोल्ड के जरिए। तो यहाँ से आप इंडियन इन्वेस्टर्स के जो गोल्ड के निवेशक हैं उनको क्या सलाह देंगे? कैसे ये सिनेरियो को यहाँ से कैसे नेविगेट करना चाहिए उन्हें? जी, हमारा एज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमारा सबसे पहला ये रहता है कि आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके देखें, और गोल्ड ने लॉन्ग टर्म व्यू में हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है।
तो एक तो मैं सेम चीज जो मैंने आपसे आपके प्लेटफॉर्म पे पिछली बार भी बोली थी कि थोड़ा लॉन्ग टर्म अपने विजन को लेके आप गोल्ड को एज अ डाइवर्सिफायर ऑफ ए पोर्टफोलियो जरूर देखें। आपने जैसे मेंशन किया है कि नई चीजें क्या हो रही हैं, तो गोल्ड को जो हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में एक की वजह से काफी इंपैक्ट आ रहा है, एक हम देख रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन काफी हो रही है हर हर देश की तरफ से, तो गोल्ड का एक एक इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। और ये चीजें रहेंगी, ये आई डोंट थिंक कि एक वर्ल्ड जो हम सब चाहते हैं कि वर्ल्ड एक बहुत पीसफुल जगह हो जाए और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, तो एटलीस्ट इन द नियर टर्म ये नहीं लग रहा कि, क्योंकि कई सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं। तो गोल्ड को आप मतलब एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह से एज अ डाइवर्सिफायर, एंड जैसे आपने बोला कि जो हमारा एक मुद्दा रहता है सेफ हेवन, वो हमेशा की तरह तो एक रहता ही है, लेकिन आज की डेट में ये काफी एम्पलीफाई हुआ है। तो इवन अगर आप यूएस मार्केट में देखें, जो स्टॉक एक्सचेंज का परफॉर्म कर रहा है, दैट हैज बीन ऑल टाइम हाई, लेकिन उसमें भी गोल्ड का जो एक एक हमारा रीजन रहता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए पोर्टफोलियो टू मेक इट मोर सेफ और मोर स्ट्रॉन्गर, एक ये भी प्ले आउट कर रहा है। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड को अहमियत देना ज़रूरी है। आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% तो सोना होना ही चाहिए। शुक्रिया सचिन जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए अब हमारे बाकी तीनों मेहमानों से बात करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले आप बताइए, क्या लग रहा है गोल्ड कुछ और सस्ता हो सकता है क्या? क्योंकि त्योहारी सीजन में बहुत लोगों की उम्मीदें हैं कि कुछ भाव कम हो जाए, आप क्या कहेंगे? जी, स्टार्ट जी को बधाई देने के लिए यूनिवेस्ट में वो अभी एसोसिएट डायरेक्टर बने हैं, तो उनको दिवाली की भी बधाई और इस प्रमोशन की भी बधाई, और पार्टी का हम सब वेट करेंगे। अब आते हैं अपने रियल मुद्दे पे, गोल्ड के ऊपर, कि देखिए गोल्ड आगे क्या लग रहा है। गोल्ड अब जो सिचुएशन है, अगर आप देखें तो पिछले 15-20 दिन में यूनिक सिचुएशन देखी है, जिसमें डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और गोल्ड तीनों चीज एक साथ बढ़ी है। और ये जब भी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सेफ हेवन डिमांड है वो पर्टिकुलरली गोल्ड में आ रही है, और जैसे जैसे ये सेफ हेवन का प्रीमियम जो है वो डाउन होता है, तो हम देखते हैं कि उस समय गोल्ड में वोलेटिलिटी भी बहुत आती है, या गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आती है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं तो जब तक लास्ट मंथ का जो हाई था 2685, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक हम किसी बड़ी मंदी की जो है वो संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। 2685 के नीचे जरूर हम बड़ी मंदी देख सकते हैं, और वो 2685 के नीचे बड़ी मंदी इसलिए हो सकती है विश्वमन जी, क्योंकि 1980 में गोल्ड के मंथली चार्ट पे आरएसआई जो है वो 90 के ऊपर गई थी, और गोल्ड का उस समय जो प्राइस था वो लगभग $870-880 के आसपास था, और 26-27 साल लग गए थे गोल्ड को वापस उस भाव में आने के लिए। तो 2685 के नीचे अगर गोल्ड जाता है तो हमें कॉशियस होके हेजिंग की जरूरत पड़ेगी और सेलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर डिमांड की बाजार में ओवरऑल बात करें तो डिमांड पिछले 4-5 दिन में काफी अच्छी निकल के आ रही है ये भाव पे भी। और जो सबसे ज्यादा अभी तक इन भाव पे होता था कि पुराना गोल्ड देके लोग नया गोल्ड लेते थे, इस बार चेंज ये है कि पुराना गोल्ड जो है वो कम बिकने आ रहा है, या पुराना गोल्ड के बदले जो रिप्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, और नए गोल्ड की डिमांड ज्यादा हो रही है। और इनफैक्ट या बार छोड़ के इस समय ज्वेलरी की डिमांड काफी अच्छी है। ये जैसे अगर हम अभी पीछे करवा चौथ की बात करें तो लगभग 3500 करोड़ रुपए का बार और ज्वेलरी जो है पूरे इंडिया में सेल हुआ, और कल के फिगर्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं, बट जो अप्रोक्सीमेट लग रहा है वो 1100 करोड़ के आसपास कल गुरु पुष्य नक्षत्र में भी विश्व मोहन जी। ये तरुण जी, सबसे पहले आपको बधाई नए रोल के लिए। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड कुछ सस्ता होगा क्या? थैंक यू विश्वमन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं तो डेफिनेटली जैसे मेरे कलीग ने कहा कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से जब भी मार्केट के अंदर सेफ हेवन बाइंग आता है तो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड इन टैंडम चलते हैं, जबकि टिपिकली इनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है। लास्ट 2 डेज से हमने देखा है कि डॉलर में प्रॉफिट बुकिंग आया, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने गोल्ड के प्राइस के ऊपर आते हुए देखा है। हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकता है, प्रॉब्ली हो सकता है कि गोल्ड 2708 कॉमेक्स स्पॉट आ सकता है, अगर उसको ब्रेक किया तो 2680 तक भी प्राइस स्लिप कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो आई थिंक दोज लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मिडिल ईस्ट का टेंशन प्रिवेलिंग है। जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया ईरान के अगेंस्ट में, उन्होंने अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो ईरान ने उनके ऊपर अटैक
किया था अभी मार्केट में, ये फियर है कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटी को कहीं वो टारगेट ना करे। अगर ऐसा होगा तो और सिचुएशन टेंशन है वो बढ़ जाएगी। साइमल्टेनियसली नेक्स्ट वीक जो यूएस में इलेक्शन है उसका प्रीमियम भी प्राइजेस के अंदर बना हुआ है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में डिप है, लेकिन इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए। काफी अच्छे रिटर्न्स गोल्ड ने दिए हैं और मेरा ऐसा मानना $2650 कॉमिक्स में स्पॉट का लेवल है, उसके नीचे जब तक प्राइस क्लोज नहीं देंगे आई थिंक अच्छी गिरावट पर एक अच्छी बाइंग इमर्ज होके आएगी, जो कि हमने देखा है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, काफी अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ETF होल्डिंग है SPDR, वो सितंबर 2021 के हाईएस्ट लेवल पर है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिफ्लेक्टिंग कि जो गोल्ड के प्रति प्रेम है वो लोगों का अभी भी काफी है और वो इंटैक्ट रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में। ये आपका व्यू है। आप बताइए भूपेश जी, टेक्निकली आपको गोल्ड सिल्वर कैसा दिख रहा है? यहां से कुछ गिरावट दिख रही है चार्ट पर? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड और सिल्वर की विशेषकर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। सिर्फ एक मेरे को डाउट लगता है गोल्ड में, वो डाउट ये रहेगा कि गोल्ड में आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, कारण कि डॉलर इंडेक्स नीचे से काफी बढ़ा हुआ है। और जब जब मैंने देखा है पिछले दिनों में या पिछले सालों में कि जब जब डॉलर इंडेक्स में तकरीबन 2 पॉइंट से 3 पॉइंट की तेजी आती है और गोल्ड में वहीं कोरिलेटेड मंदी नहीं आती, तो वो आने वाले समय में वॉलेटिलिटी कहीं बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो अभी लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में जब तक बाजार शॉर्टर टर्म में 2700 के डॉलर के ऊपर है तब तक इसमें ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। वहीं मीडियम टर्म की बात करें तो $2640 के ऊपर जब तक गोल्ड कॉमेक्स में है ऊपर, तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। अन्यथा अगर आज की बात करें तो आज कहूंगा कि 78,100 के भाव पर गोल्ड में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 77,930 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 78,400 78,600 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी गई है। मुझे लगता है कि सिल्वर का बाजार जब तक 96,000 के ऊपर है तब तक सिल्वर में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आप बताइए नितिन जी, चांदी कैसी दिख रही है आपको? चांदी को लेकर अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, तेजी भी ज्यादा से आती है और गिरावट भी ज्यादा दिखती है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा चांदी में सर? तो बात करें ना तो सिल्वर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है। कभी वो कॉपर के साथ चल देती है, कभी गोल्ड के साथ चल देती है। तो पिछले जो है वो कॉपर के, और हमने देखा चलने की वजह से 35 का जो इंटरनेशनल मार्केट में एक रेजिस्टेंस था और 1 लाख का जो यहाँ पे इंडियन मार्केट में रेजिस्टेंस था, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दोनों जगह टच हुए और वहां से लगभग हम 3.5% की गिरावट आते हुए देख चुके हैं। चांदी की ओवरऑल रेंज जो अब रहने वाली है वो $32 से $35 के बीच में रहने वाली है। 32.5 के आसपास अगर चांदी आती है तो वहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करके चल सकते हैं। इसके साथ ही सिल्वर में एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना है 1 आवर के चार्ट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर ये 3330 के नीचे आज सस्टेन होती है तो इंट्राडे पे आप इसको सेल करके चल सकते हैं। नीचे में हमें 3260 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। ये डब्ल्यू पैटर्न जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में फॉर्म हुआ है। मार्केट के बारे में बताइए, जो भाव अचानक से तेज हुए हैं इससे कुछ डिमांड पर असर हो रहा है क्या? क्या ज्वेलर्स क्या बता रहे हैं सर? नितिन जी सर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पिछले 5-7 दिन से जैसे चांदी ने 1 लाख रुपए का स्तर टच किया, वैसे ही सिल्वर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है या ETF डिमांड है वो भी काफी जो है बड़े लेवल पे निकल के आ रही है। और जनरली क्या होता है विश्वमोहन जी, अगर इस तरह की तेजी आती है, जब आप 1 महीने के अंदर भाव में 10% की तेजी, तो जो हाजिर बाजार है उसका जो प्रीमियम होता है वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि दिवाली सामने है और कॉर्पोरेट डिमांड भी चल रही है, इसलिए हमने प्रीमियम में किसी भी तरह की कमी नहीं आते हुए देखिए, जो दर्शाता है कि जो मार्केट में डिमांड है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है। जैसा मैंने पहले भी आपके शो में कहा हुआ है कि ये जो साल है पर्टिकुलर 2024 की अगर हम बात करें तो इस साल हम सिल्वर का हाईएस्ट इंपोर्ट देखने जा रहे हैं। और हमने जनरली हिस्टोरिकली ये देखा है कि जिस साल सिल्वर में हायर प्राइसेस बनते हैं उसके नेक्स्ट ईयर जो डिमांड होती है वो पिछले साल को जो है वो क्रॉस करती है। तो हमें लगता है 2025 जो आने वाला साल है उसमें भी हम सिल्वर का जो इंपोर्ट है वो इस साल से ज्यादा देखेंगे। चलिए, ये रिपोर्ट आप लोगों की ग्राउंड की है, जो ज्वेलर्स आपको बताते होंगे, जो डिटेल्स आपके पास आते होंगे। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, भाव पर भी और मार्केट में क्या चल रहा है गोल्ड सिल्वर के मार्केट में ये भी आपने बताया। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, संदीप भान हैं, सिंगापुर से जुड़े हुए हैं, CEO हैं SD गुथरी इंटरनेशनल ट्रेडिंग से। शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सर, खबर ये आ रही है कि मलेशिया ने
एक्सपोर्ट टैक्स को, पाम तेल के एक्सपोर्ट टैक्स को बढ़ा दिया है और 3 साल में पहली ये बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने क्यों एक्सपोर्ट टैक्स को बढ़ाया है और उसका बाजार पर क्या असर होगा? क्या लग रहा है, पाम के दाम फिर से बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतनी तेजी आ चुकी है? देखिए, एक्सपोर्ट टैक्स जो इन्होंने बढ़ाया वो 2% बढ़ाया जब रेफरेंस प्राइस 4050 रिंगेट के ऊपर चली जाएगी। जो आज के करंट मार्केट में देखिए, अक्टूबर में उसकी प्राइस रेंज 4000 से ऊपर है और उसका इम्पैक्ट अब दिसंबर में आएगा कि दिसंबर में लाइकली टैक्स विल बी 10%। नवंबर के लिए ये टैक्स जो पहले 8% था वो अब 9.5% हो गया, क्योंकि रेफरेंस प्राइस उस ब्रैकेट में आ गई जहां पर इन्होंने 9.5% करा है। इससे डेफिनेटली सीपीओ थोड़ा और महंगा हो गया है। प्राइसेस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है इसमें, क्योंकि आज वो प्राइसेस $1200 तक पहुंच गया है। इंडोनेशिया में भी इसके मुकाबले टैक्स $50 बढ़ रहा है नवंबर शिपमेंट के लिए। सो प्राइसेस इन टोटलिटी हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन ये सारा सिनेरियो। इनका टैक्स का बढ़ाना वो आज के लेटेस्ट प्राइसेस में बिल्ट इन। संदीप जी, क्या बाजार पहले से इस बात को डिस्काउंट करके चल रहा था, इस वजह से पाम के मार्केट में इतनी तेजी आ रही थी क्या? तो पाम के मार्केट में तेजी के कारण बहुत फंड्स का था, फंड्स का बड़ा एग्रेसिव प्ले कर रहा था। पहले 42 to 4200 में 42 to 4400 रिंगेट ऑन फ्यूचर्स मार्केट में जो बाइंग आई थी, फिजिकल बाइंग आई थी अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज से, उससे ये 4400 तक ले गए। बट फ्रॉम 4400 टू कल रात को ये 4700 तक ट्रेड हुआ। दैट वाज बिकॉज ऑफ द फंड्स मनी। इस वक्त बहुत जबरदस्त फंड्स प्ले है, प्राइसेस उन्होंने बहुत ऊपर ले चुके हैं। फिजिकल अभी उतना फॉलो कर नहीं रहा है। पर ये अब आप बोलेंगे कि ये प्राइसेस इतना क्यों बढ़ गया है? ये प्राइसेस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड कमिंग फ्रॉम इंडिया, चाइना और अदर डेस्टिनेशंस आने वाले महीनों में, क्योंकि एक तो हम सीजनली वी आर गोइंग इनटू लोअर प्रोडक्शन मंथ्स दैट विल लास्ट टिल नेक्स्ट ईयर अप्रैल, पर डिमांड उसके मुकाबले उतनी ज्यादा है, जिसके चलते ये प्राइसेस अब इतना ऊपर उछाल दिया है। अब इस करंट प्राइस लेवल पे अभी फिजिकल प्राइसेस किसी भी डेस्टिनेशन में अभी फिजिकल प्राइसेस में इन लेवल पे बाइंग हुई नहीं है अदर देन द फ्यूचर्स मार्केट। अब ये देखना है कि इस लेवल पे सेलर नीचे आता है या बायर पे अप करता है। वी हैव टू सी इन कमिंग वीक्स। आज भी देखिए 4600 रिंगिट के आसपास मलेशियाई पाम फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है और महीने भर में 11% और ईयर टू डेट अगर देखें, इस साल की तेजी देखें तो करीब करीब 24% और हफ्ते भर में 8% की तेजी आ चुकी है। ऐसे में सर हिंदुस्तान का स्टांस क्या होगा? क्या लग रहा है आपको, भारत कैसे, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएगा? बाकी तेलों पर फोकस, सॉफ्ट ऑयल की तरफ ज्यादा फोकस हो सकता है संदीप जी? देखिए, अभी सबसे बड़ा चैलेंज है, भारत ने सबसे अच्छा काम किया कि इंडियन बायर्स ने इस प्राइस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। बट बिफोर दिस प्राइस रैली स्टार्टेड, उससे पहले भारत ने बहुत अच्छा माल लिया है। अगर आप देखेंगे अराइवल अक्टूबर में वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 1 मिलियन टन ऑफ अराइवल ऑफ पाम ऑयल। अब चैलेंज अभी इस टाइम पे ये है कि सोयाबीन ऑयल नवंबर का बहुत ही एक्सपेंसिव है, मच हायर देन द पाम ऑयल प्राइसेस। पर अगर कोई लेगा भी लेगा दिसंबर शिपमेंट इंडिया में, वो आएगा फरवरी मार्च में। और इस पीरियड में आज से लेकर फरवरी तक कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पाम ऑयल के। अब ये खाली चैलेंज है कि किस प्राइस पे इंडिया एंट्री करेगा फिजिकल ऑयल लेने के लिए। बिल्कुल, ये आपने एक सही चीज़ें क्लैरिफाई कर दी कि फरवरी तक कोई ऑप्शंस नहीं है, तो मजबूरी भी है। उसके बाद हो सकता है कि आगे कुछ और ऑप्शन तलाशे जाए, फिर उसके हिसाब से भाव भी एडजस्ट होते जाएंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड किया, खबरों के बारे में बताया, उसका मार्केट पर क्या असर होगा ये भी समझा दिया। चलिए वापस से लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर। हमारे दोनों मेहमान बने हुए, फटाफट से लेंगे, वक्त कम है आज। तरुण जी, मेटल पर आपका क्या व्यू है? आज काफी कमजोर दिख रहा है, क्या करना चाहिए? आई थिंक चॉपीनेस कंटिन्यू करेगा जिस तरीके से हमने अक्टूबर मंथ में देखा है। चाइना ने काफी ज्यादा मेजर्स लिए हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन उनका इम्पैक्ट आते हुए नहीं देखा है। अभी मार्केट का ऐसा मानना है 10 ट्रिलियन चाइनीज युआन के बराबर का अनाउंसमेंट वहां से आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो हो सकता है कि थोड़ा रिबाउंड स्टोरी चाइनीज इकोनॉमी में देखने को मिले, क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, साइमल्टेनियसली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर टू। तो अल्टीमेटली जब तक चाइनीज इकोनॉमी अगर रिवाइव नहीं करेगी, वहां का हाउसिंग सेक्टर रिवाइव नहीं करेगा, तो कॉपर के अंदर एक लंबे समय में तेजी नहीं आएगी। बट जिस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट
गवर्नमेंट अग्रेसिव है टू रिवाइव द इकोनॉमी, व्हिच इज हिंटिंग कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर कॉपर के प्राइस अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एज ऑफ नाउ मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर जिंक ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिंक का सप्लाई कंसर्न है। इसी वजह से हमने एलएमई पे देखा है स्पॉट और 3 मंथ्स जो है वो बैकवर्डेशन में चल रहा है, व्हिच इज हिंटिंग कि मार्केट में अभी सप्लाई नहीं है। दैट्स व्हाई हमने प्राइसेस को 300 इंडियन मार्केट में क्रॉस होते हुए देखे। दो बोथ साइड वाइल्ड स्विंग है, मैं कहूंगा कि एक हेल्दी करेक्शन का वेट करना चाहिए जब तक 275 के नीचे जिंक के प्राइस नवंबर फ्यूचर में नहीं जाएंगे। जो मेजर बुलिश ट्रेंड है वो अप रहेगा और आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम इसके अंदर अच्छी रैली देखें। आप बताइए भूपेश जी, मेटल्स में आपकी राय क्या है? जी सर, विश्वमोहन जी, अगर मेटल्स की बात करें तो विशेषकर कॉपर एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 780 के आसपास कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर इस पैक्ट में ओवरऑल बात करी जाए तो जिंक का बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है। हो सकता है कि 285 283 के आसपास जिंक में भाव मिल सकते हैं, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ये विचार स्पेशली पोजिशनल रहेगा और इसमें 305 311 के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय में। वहीं इंट्राडे में भी अगर बात करी जाए तो 287 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लक्ष्य 293 297 के संभावित रहेंगे। भूपेश जी, छोटा जवाब क्रूड पर बताइए, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? जी सर, क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 5930 के आसपास अभी भाव चल रहे हैं और इसमें 5860 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में मुझे लगता है कि 5990 और 6040 के लक्ष्य संभावित है। ओके, तरुण जी, आप एग्री मार्केट पे बता दीजिए, तीनों ही मसालों पर आपका व्यू क्या है? वक्त कम है, कोशिश कीजिएगा 30-40 सेकंड में बता दें सर। श्योर, आई थिंक जीरा स्टेबल रहेगा 25,000 के आसपास, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफी अच्छा स्टॉक है मार्केट के अंदर। अगर मैं टर्मरिक की बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है क्रॉप का प्रोग्रेस जिस तरीके से अच्छा हो रहा है तो अपकमिंग सीजन में टर्मरिक की सप्लाई अच्छी हो सकती है। दैट्स व्हाई वो 15,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं चल पा रहा है। जब तक 15,000 के नीचे है प्राइस में करेक्शन रहेगा। कोरिएंडर एक दायरे में जा चुका है, 6,500 लोअर साइड पर बेस बनाया हुआ है, साइमल्टेनियसली इट इज नॉट सस्टेनिंग बियॉन्ड 7,500। इस दायरे के अंदर कोरिएंडर के प्राइस मूव करते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो मसालों पर आपका ये व्यू आ गया। एग्री मार्केट में अगर कोई एक काउंटर आज चुनना हो भूपेश जी, तो उसके टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। जी, अगर मुझे एग्री मार्केट में एक बाजार चुनना होगा तो मैं खल का बाजार को चुनूंगा। स्पेशली अभी तो बाजार टूट गया, 2995-96 का भाव था जब हमने शो शुरू किया था। अभी बिकवाली करनी चाहिए, 2995 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, 2960 और 2940 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो कॉटन केक आपको यहां पर पसंद आ रहा है बेचने के लिए, आपको लग रहा है 2930 तक फिसल सकता है ये मार्केट। शुक्रिया तरुण जी आपका और भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।